बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकी। इस वीडियो में 3 से 4 इंतहाई अहम पॉइंट्स के हवाले से मैंने बात करनी है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस DGISPR, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे चंद घंटे पहले कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई कि जिसकी वजह से उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये वजाहत देना पड़ी। ये वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई? 1 पॉइंट एजेंडा के ऊपर 6 मिनट 15 सेकंड वो बोले तकरीबन, और इस दौरान उन्होंने कौन से अहम नुकात उठाए उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही जिस किस्म का भौचाल आया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बयान के बाद, उसके बाद क्या ये मुमकिन है कि अब बहुत सारे लोग हैं जिनके सॉफ्टवेयर जो हैं वो अपडेट होंगे? क्या ये बयानात जो हैं वो जिस किस्म का सिलसिला शुरू हो चुका है कि जहाँ पर जो सियासी मफाद है उसके और जो मुल्की मफाद है या रियासती मफाद है उसमें फ़र्क जो है वो तकरीबन ख़त्म हो रहा है, और बहुत सारे जो सियासतदान हैं वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए या सियासी मफाद के लिए कुछ इस किस्म की एक्टिविटीज़ जो हैं वो जानबूझकर या बग़ैर जाने बूझे जो है वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ कर जाते हैं कि जिसकी वजह से रियासत का जो मुकद्दमा है वो कमज़ोर होता है। मैं बारहा इसके हवाले से गुफ्तगू कर चुका हूँ कि पार्लियामेंट में हमने अमूमन ये देखा है कि कौमी असम्बली में जब कश्मीर के मामले के ऊपर कोई अहम करारदाद आनी हो, ख़ास तौर पर ऐसे मौक़े हों कि जब बैरूनी दुनिया के जो सुफरा हैं, जो सफ़ीर हैं, एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स हैं, वो विज़िटर्स की गैलरी में वहाँ पर मौजूद होते हैं। उनकी मौजूदगी में ऐसे अहम मामलात के ऊपर जो कि मुल्की मामलात हैं उनके ऊपर जब गुफ्तगू हो रही होती है, कोई करारदाद आनी होती है, उस वक्त भी ये जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं उस वक्त जब लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं, ठीक है, इमरान खान से आपको या किसी भी शख्स को इख्तलाफ हो सकता है, मेरे बहुत सारे इख्तलाफ हैं, लेकिन उसके लिए जो फोरम है एन उस वक्त इस्तेमाल करना जब कश्मीर के लिए करारदाद आ रही है, उस वक्त बजाय इसके कि नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान को या मौजूदा हुकूमत को निशाना बनाया जाता है। खैर, ये आपकी पॉलिटिकल चॉइसेस होती हैं, आप पॉलिटिकल चॉइसेस गलत भी लेते हैं। पीपल आर बेटर जज, लोग जो हैं वो इसके हवाले से आपको फिर जज करते हैं। पहले तो सबसे पहले मैं क्विकली आपको बता देता हूँ एग्जैक्ट वर्बाटम कि अयाज सादिक ने बात क्या की थी। वो बात उन्होंने ये की, अब मैं आपको एग्जैक्ट कोट पढ़कर सुना रहा हूँ कि अयाज सादिक ने क्या बात की। उन्होंने कहा कि अभी नंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब तशरीफ़ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पर थे, और हमसे शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था। जो उन्होंने किया, तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को। अब ये उनका एग्जैक्ट कोट है जो उन्होंने बात की, और फिर जैसे ही उनका ये बयान लोकल मीडिया पे फ्लैश हुआ, और उसके बाद जिस वक्त इंडियन मीडिया में हेडलाइंस बनाना शुरू की इसने, और इसके ऊपर मुसलसल जो है वो गुफ्तगू शुरू हो गई इंडियन मीडिया के ऊपर। उसके बाद अयाज सादिक साहब का जो है वो सॉफ्टवेयर एक खुदकार सिस्टम के तहत थोड़ा बहुत अपडेट हुआ। किसी ने गालिबन उनको अप्रोच नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने तौर पर जब देखा कि ये बयान जो है वो जितना ज़्यादा अब इस बयान को कोट किया जा रहा है, जो मामलात हाथ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो खुदकार सिस्टम के तहत उन्होंने फिर एक वीडियो में बयान जारी किया और उसमें उन्होंने अपने बयान से हल्का फुल्का डेविएट करने की कोशिश की। उस वीडियो में उनका जो है वो क्रक्स मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मीडिया मेरे बयान को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, मेरे अल्फाज से खेलकर उसके जो मतन है, उसके अल्फाज हैं, उसको चेंज करने की कोशिश की गई है। अभिनंदन पाकिस्तान मिठाई बांटने नहीं आया था, हमला करने आया था, और पाकिस्तान की फतह हुई थी जब उसका जहाज़ गिराया गया। इमरान खान की टांगें काँप रही थीं, उन्हें पसीना आ रहा था। तो फिर उन्होंने डेविएट करके ये बात जो है वो मुंतकिल कर दी इमरान खान पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली आपने नोट भी किया होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने खुसूसन मेंशन किया कि हाइब्रिड वॉरफेयर का जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है उसमें जो इंफॉर्मेशन डोमेन है उसमें दुश्मन इस बयान को हमारे ख़िलाफ़ किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और फिर उन्होंने मेंशन किया कि आप जाएं और जाकर इंडियन मीडिया देखें। इंडियन मीडिया में
اگر لوکل کسی بھی اینکر کی بات ہو، صحافی کی بات ہو، تجزیہ نگار کی بات ہو، تو وہ ڈفرینٹلی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ کنسٹرو کیا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کو اسی پیرائے میں دیکھا جاتا ہے۔ کچھ بیانات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کے تجزیہ کاروں کے چل رہے تھے، ان کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے چل رہے تھے، اینکرز جو ہے وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر اس کے اوپر بات کر رہے تھے، لیکن میرے خیال میں جو سب سے سیریس سٹیٹمنٹ تھا وہ بھارت کے اس وقت کے فضائیہ کے جو چیف ہیں، جو ان کی انڈین ایئر فورس کے چیف ہیں، بریندر سنگھ دھنوا، ان کا جو سٹیٹمنٹ جس وقت انڈیا ٹوڈے نے چلایا، اور اس کے بعد پھر وہ تمام کا تمام انڈین میڈیا اس سٹیٹمنٹ کو لے کر باقاعدہ جو ہے اس کے اوپر بحث شروع ہو گئی، اس کے اوپر بات چیت شروع ہو گئی، اور جو سب سے زیادہ میرا خیال ہے کہ میٹر کرتا ہے جب آپ دو دشمنوں کے حوالے سے بات کریں، دو فورسز کے حوالے سے بات کریں، تو مورال بہت میٹر کرتا ہے۔ انڈین ایئر فورس کا خاص طور پر میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے بتا سکتا ہوں، ان تمام معاملات کو دیکھ کر، میں نے جو تمام معاملات دیکھے ان کو دیکھ کر اس کے بنیاد پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈین ایئر فورس کا، انڈین جو ڈپلومیٹس ہیں ان کا، اور انڈین لیڈرشپ کا اتنا مورال کبھی ڈاؤن نہیں دیکھا گیا جتنا 27 فروری کے اس واقعے کے بعد تھا۔ انڈین ایئر فورس جو ہے اس کو باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ جائے امان نہ ملنا، اس قسم کی صورتحال تھی، اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ایاز صادق کا، اس نے ایک مورال بوسٹر کا کام کیا ہے، اور اس مورال بوسٹر کو وہ انڈین ایئر چیف جو اس وقت اپنی وضاحت کرنے میں ناکام نظر آتے تھے، اور ملبہ یہ ڈالا جا رہا تھا کہ رافیل طیاروں کی عدم موجودگی اور عدم دستیابی کی وجہ سے ہمیں یہ ساری صورتحال دیکھنا پڑی، اور پھر اس سے رافیل طیاروں کی خریداری کا مرحلہ جو ہے وہ ان کے لیے آسان ہوا۔ اس کے اوپر جو بی ایس دھنوا ہے، میں آپ کو ان کا سٹیٹمنٹ انڈیا ٹوڈے نے جو لکھا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا ٹوڈے لکھتا ہے کہ آفٹر اے پاکستانی ممبر آف پارلیمنٹ claimed that the عمران خان گورنمنٹ was dreading an attack، عمران خان کی حکومت یہ خطرہ محسوس کر رہی تھی کہ ایک اٹیک ہوگا انڈیا کی طرف سے، فالوئنگ دی کیپچر آف IAF پائلٹ ابھینندن کی گرفتاری کے بعد۔ فارمر IAF چیف، فارمر جو چیف ہیں جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، بی ایس دھنوا، یہ ستمبر 2019 میں ریٹائر ہو گئے تھے، اور تقریباً 3 سال جو ہے وہ انڈین ایئر فورس کے چیف رہے، اور جس وقت 27 فروری کا واقعہ پیش آیا اس وقت یہ انڈین ایئر فورس کو ہیڈ کر رہے تھے، اور انہوں نے جو بات کی ہے پھر وہ آگے اس کا کوٹ ہے کہ said the Indian Air Force could have wiped out the forward brigades of پاکستان، کہ جو سرحدی علاقہ ہے وہاں پر مقبوضہ جموں و کشمیر کے ساتھ جو آزاد کشمیر کا علاقہ لگتا ہے، گلگت بلتستان ہے، اور پاکستان کی جو ورکنگ باؤنڈری ہے اس کے ساتھ ساتھ موجود جو بریگیڈز ہیں پاکستان کی، جو پاکستان کی بیسز ہیں، ان کو وائپ آؤٹ، صفحہ ہستی سے مٹا سکتا تھا بھارت۔ اب یہ انڈین ایئر فورس نے ایک باقاعدہ ایک مورال بوسٹر جو ہے وہ سامنے لے کر آئے اپنی فورسز کے لیے، جن کا مورال اس ساری ایپیسوڈ کے بعد ڈاؤن تھا۔ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ان کا جو کوٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں، I told ابھینندن's father، یہ انڈین ایئر فورس کے چیف کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابھینندن کے والد کو اس وقت جب یہ سارا واقعہ پیش آ گیا تو میں نے اس کو کہا we will definitely get him back، کہ ہم ہر صورت میں ابھینندن کو واپس لے لیں گے۔ the way اب یہ وہ مینشن کر رہے ہیں ایاز صادق کا، the way he is saying is because our military posture was offensive، کہ ہمارا کیونکہ ملٹری پوسچر اوفینسو تھا، حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہم کھڑے ہوئے تھے، ہم ڈیفینسو پہ نہیں تھے، ہمارا اٹیک کرنے والا پوسچر تھا، اس وجہ سے جو ہے we were in a position to wipe out their forward brigades، ہم ان کی جو سرحدوں کے قریب بریگیڈز ہیں ان کی موجود ہیں، ان کو ہم وائپ آؤٹ کر سکتے تھے، صفحہ ہستی سے مٹا سکتے تھے۔ دے نو آور کیپیبلٹی، انہیں ہماری صلاحیت کا، یعنی کہ پاکستان کو ہماری صلاحیت کا اندازہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ باقاعدہ وہ ایک ایسا ایپیسوڈ کہ جس کے 1 سال مکمل ہونے پر 27 فروری 2020 کو پاکستان نے اس کو سرپرائز ڈے کے طور پر منایا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سرپرائز جو ہے اس کی ٹرم بڑی مشہور ہوئی تھی، اس وقت کے جو DGISPR تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم سرپرائز دیں گے انڈیا کو، اور وہ پھر سرپرائز اگلے ہی روز دیا گیا، اور اس سرپرائز کا جب 1 سال مکمل ہوا تو پاکستانی ایئر فورس نے اس کو باقاعدہ اپنے ایک وکٹری کی یادگار کے طور پر منایا۔ اور یہاں پر ایاز صادق صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس نے باقاعدہ پاکستان کی ریاست کے موقف کو بڑے سخت ٹھیس پہنچائی۔ میں آپ کو کوئکلی ریڈ آؤٹ کر دیتا ہوں کچھ اہم پوائنٹس جو کہ
DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की स्टेटमेंट में थे। ख़ास तौर पर एक बात जो है वो आपको मैं बताऊं कि ऐसा माजी करीब में या मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है, ये अनप्रेसिडेंटेड है कि सेकंड या थर्ड टियर की जो लीडरशिप है किसी भी जमात, सियासी जमात का वो लेवल जहां पर सिर्फ आप एक MNA की बात कर लें, अगरचे वो साबिक यानी कि जो पहला दौर था उसमें वो स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे, लेकिन एक MNA की स्टेटमेंट जो कि फ्लोर ऑफ द नेशनल असम्बली दी गई हो, उसका DGISPR की तरफ से कभी इस तरीके से जवाब नहीं आया। ये पहली मर्तबा हुआ ये जवाब दिया गया। तो फिर उन्होंने अपनी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने कहा कि मैं ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट ये बात हो रही है। कौमी सलामती से मुंसलिक मामलात की तारीख को मसख करने की कोशिश की गई। पुलवामा वाक़े के बाद 26 फरवरी 2019 के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जारिहत की। उन्हें मुंह की खानी पड़ी, पूरी दुनिया में हजीमत उठाना पड़ी। दुश्मन के जहाज़ जो बारूद अवाम पर गिराने आए थे, हमारे शाहीनों को देखकर पहाड़ों पर गिरा कर चले गए। फिर पाकिस्तान ने सबक सिखाने का फ़ैसला किया। इस फैसले में तमाम सिविल और मिलिट्री क़यादत शामिल थी। पाकिस्तान ने एलानिया और दिन की रोशनी में जवाब दिया। हमने ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि 2 जंगी जहाज़ भी मार गिराए। विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया और भारत ने बदहवासी में अपने ही हेलीकॉप्टर और जवानों को मार गिराया। भारत की ताकत की कलई दुनिया के सामने खुली। ना सिर्फ ये हुआ बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ। हम सुरखरू हुए, दुनिया ने तस्लीम किया। हिंदुस्तानी क़यादत ने इस नाकामी का मलबा राफेल तैयारों की अदम दस्तयाबी पर डाला। हुकूमत पाकिस्तान ने ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर अमन को एक और मौका देते हुए भारतीय जंगी कैदी अभिनंदन को रिहा करने का फ़ैसला किया। जनीवा कन्वेंशन के तहत लिए गए इस फैसले को सराहा गया। तारीख़ की दुरुस्तगी के लिए ये उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने पहले अपनी सलाहियत और रिजॉल्व का मुजाहरा किया। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी तरह तैयार थी। वी गेव देम अ ब्लडी नोज एंड इट इज़ स्टिल हर्टिंग। बाकायदा भारत जो है उसको अभी भी जो दुख किसी चीज़ का है तो इस वाक़े का बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ दे वाक़या है उनके लिए। अभिनंदन की रिहाई को पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना रवैये के अलावा किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराह कुन है। ये दरअसल पाकिस्तानी कौम की हिंदुस्तान पर वाज़ेह बरतरी और फ़तह को मुतनाज़ा बनाने के मुतरादिफ़ है और मेरे ख़्याल में किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं है। ऐसे मनफी बयानिए के बराह रास्त कौमी सलामती पर असरात होते हैं और इन चीज़ों का दुश्मन इंफॉर्मेशन डोमेन में भरपूर फ़ायदा उठा रहा है और इसकी झलक आप सब इंडियन मीडिया पर देख सकते हैं। यही बयानिया हिंदुस्तान की शिकस्त और हजीमत को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन हालात में जब दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान पर हाइब्रिड वॉर मुसल्लत कर चुकी हैं, हम सबको इंतहाई जिम्मेदारी से आगे बढ़ना होगा। अफवाज खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं और अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि तैयार हैं। हर साजिश को नाकाम बनाएंगे और भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब ये जो स्टेटमेंट उनकी वजाहती थी, इसमें सबसे जो अहम फैक्टर्स और डेवलपमेंट्स थी वो इंडियन मीडिया ने उसको जिस तरीके से प्ले अप किया और ख़ास तौर पर साबिक जो चीफ़ हैं, इंडियन एयर चीफ़ हैं BS धनवा, उनकी स्टेटमेंट की वजह से अब ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर एक मौक़िफ़ सामने आए, जिसकी वजह से फिर उनको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और इसका जो हाई नोट है वो मैं आपको बता दूं कि आखिर में जो है वो एक सवाल DGISPR से किया गया और वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के जो वो मुख्तलिफ़ जलसों में करते रहे हैं, गुजरांवाला जलसे में, कोयटा जलसे में की, उस तकरीर का रेफरेंस में वो सवाल था और वो सवाल इस हवाले से था कि कोशिश लगता है बज़ाहिर और बात ये की जा रही है कि जैसे जो फ़ौज है उसके दरमियान डिफरेंस और उनके दरमियान जो है वो कोई नफाक पैदा करने के लिए, कोई तफ़रका पैदा करने के लिए ये बयानात या इस किस्म की स्पीचेस की जा रही हैं। उसके ऊपर जो मेरा ख्याल है स्टेटमेंट है दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मुसल्लह अफवाज एक मुनज़्ज़म इदारा है और मुसल्लह अफवाज की क़यादत और रैंक एंड फ़ाइल को जुदा नहीं किया जा सकता। मुसल्लह अफवाज की लीडरशिप और रैंक एंड फ़ाइल में किसी किस्म का नफाक और तफ़रका नहीं डाला जा सकता। ये इकाई है और इकाई रहेगी। शुक्रिया। ये बात उन्होंने की और बाकायदा जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान की जो फ़ौज के हवाले से जिस किस्म की स्टेटमेंट्स इन जलसों में दी गई थी उसका भी बाकायदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे दिया गया। और मेरा ख़्याल है कि अब शायद जो है बहुत सारे लोग उनका जो है वो बयानिया वो अपडेट होने का वक्त है कि बहुत सारे लोग अब इस बात को रियलाइज़ कर लें कि जो आपका सियासी मफाद है और मुल्की मफाद है
ان کو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جس وقت آپ اپنے کسی بھی پولیٹیکل گین کے لیے، بینیفٹ کے لیے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے بات کر رہے ہیں تو وہ بات اس حد تک رہنی چاہیے جہاں پر وہ ریاست کے، ملک کے مفاد کے خلاف نہ جائے۔ یہاں پر اس پریس کانفرنس میں باقاعدہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ان تمام کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، اور وہ عوامل بھی ہم نے ڈسکس کر لیے کہ میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس سے چند گھنٹے پہلے کیا ہوتا رہا جس کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس ہوئی۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔